हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो पहले तो मुझे जल्दी जल्दी से बताइए, क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज ठीक है? हाँ, मैं फैन ऑफ कर देता हूं, आप थोड़ा और ठीक हो जाएगा आवाज। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं मैं। थैंक यू अनुराग। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आपको हमारी जो पहली क्लास थी फर्स्ट चैप्टर की, आई होप आप सबने वो उसको अटेंड कर लिया होगा और उसके नोट्स बना लिए होंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल शुरू से शुरू किया है ताकि कोई भी बच्चा ये ना कह सके कि ये वाला टॉपिक तो सर आपने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो आज जो हमने लास्ट में सेगमेंट फिगर किए थे, आपने होमवर्क भी किया था और आपने डाउट ग्रुप में उसके लिए बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन भी किया एंड थैंक्स टू यू पीपल फॉर दैट। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। क्लास की स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से होगी, जब तक खत्म होगी क्लास तब तक आप एक पिक्चर की कहानी भी सुन चुके होंगे। हाँ बिल्कुल सही थी, वो कौन सी मूवी है, वो कौन सी मूवी नहीं है, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा आज। पर ध्यान से सुनना समझना शुरू करिए। ठीक है क्या एटम क्या? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not have independent existence। सर क्या मतलब है इसका? आपने डेफिनेशन लिख तो दी है, थोड़ा समझाइए सर क्या मतलब है इसका। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे। पहले इसको अपनी डेली लाइफ में समझते हैं, फिर इसको केमिस्ट्री में समझते हैं। क्या कोई फैमिली है, मान लीजिए, हर एक फैमिली का सबसे छोटा मेंबर, हर एक फैमिली का सबसे छोटा मेंबर हो सकता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो। ठीक है, जैसे एक कोई फैमिली है, एक कोई फैमिली है, उस फैमिली का जो सबसे छोटा मेंबर है वो कोई 2 ईयर ओल्ड बेबी है। क्या बेटा उस फैमिली के उस छोटे बच्चे का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? आंसर है नो, नहीं है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बेचारा खाने के लिए, पीने के लिए और अपने डेली काम करने के लिए सब कुछ अपने पेरेंट्स पे या फैमिली पे डिपेंडेंट है। तो इस फैमिली का जो सबसे छोटा पर्सन है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई और फैमिली मान लेते हैं, देयर इज सम अदर फैमिली, ये नहीं कोई और फैमिली, आपके गली मोहल्ले में कोई और फैमिली, आपके रिश्तेदारों में कोई और फैमिली, उसका जो सबसे छोटा मेंबर है मान लेते हैं वो एक 26 ईयर ओल्ड पर्सन है। अब कोई इतना बड़ा पर्सन होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही होता है। वो अपने लिए खाना बना सकता है, खा सकता है, कपड़े धो सकता है, कमा सकता है एंड सो ऑन। पर इस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यस का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नो का मतलब है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हाँ जी लाइव क्लास ही है। कैसे बताया आपको कि लाइव क्लास, और कैसे होती है लाइव क्लास पता नहीं। ठीक है, लाइव क्लास ही है जी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में आपको थोड़ा ग्रीन इस कारण नजर, वो ब्लैक ही है एक्चुअली, सामने वाली दीवार ग्रीन है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसको भी सॉल्व कर देंगे बेटा। ठीक है, चलिए 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 आगे आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में कि हर एक एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा
चाहे उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो। जैसे हाइड्रोजन देखो बेटा, क्या हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन का एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या हाइड्रोजन के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? हाइड्रोजन ऐसे पाया जाता है नेचर में? नो सर। कैसे पाया जाता है? H2 की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 की फॉर्म में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के एटम का, हाइड्रोजन का एटम तो ये है बट इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नो, ऐसे लिख दूंगा, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि हाइड्रोजन पाया कैसे जाता है? H2 की फॉर्म में पाया जाता है। बात करेंगे, अगला वाला आंसर आप देंगे, अगला वाला आंसर आप देंगे मुझे। ठीक है, हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम का एक एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, He। क्या हीलियम के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि नहीं? आप बताइए, क्या हीलियम के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि नहीं? इंडिपेंडेंट मतलब पाया जाता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हीलियम ऐसे ही पाया जाता है, He की फॉर्म में ही पाया जाता है। तो इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, वेरी गुड है, वेरी गुड। हाँ, चैट बॉक्स का तभी यूज करिए जब मैं कहूं आप लोगों से। ठीक है, बाकी अगर कोई चैट बॉक्स में कर रहा है चैट, उसको करने दीजिए, आप चैट हाइड कर लीजिए, क्योंकि आपने सिलेक्शन लेना है। कुछ लोगों ने सिलेक्शन नहीं लेना होता बट आपने लेना, आप अपने ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप चैट बॉक्स की स्पीड को स्लो कर दीजिए। वेरी गुड, सीनियर पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते। और देखिए, क्या क्लोरीन का एटम ऐसे लिखा जाता है बेटा? उसका सिंबल लिख देंगे, ये रहा, बट इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि कैसे पाया जाता है क्लोरीन? कैसे पाया जाता है नेचर में? Cl2 पाया जाता है। ठीक है, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या सल्फर के बारे में बात करें? सल्फर का एक एटम कैसे लिखा जाएगा? S। क्या सल्फर के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? आंसर है नो। ठीक है, सल्फर पता है ना, सल्फर पता है ना कैसे पाया जाता है? दैट इज S8, S उसके नीचे 8। इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कम से कम आपको एटम की डेफिनेशन समझ आ गई। कईयों के एटम ऐसे होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे हीलियम अभी हमने पढ़ा था, या नियॉन जिन्हें नोबल गैसेस आप बोलते हैं, या आर्गन, उनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। कई ऐसे होते हैं जिनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक ठीक, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं जी। एटम होता क्या है वो पता चल गया, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बस उसका सिंबल लिख दो, जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिख दो, उसका एटम को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जस्ट वेट ए सेक, हाँ ये ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज मॉलिक्यूल के बारे में। सर पहले क्या होगा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सर एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हाँ, पर थोड़ा सा सुनते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, या तो एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा या कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा, विच मस्ट हैव, होना ही चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सबसे छोटा, वो सबसे छोटा जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए। ठीक, हाँ बुक्स भी बताएंगे बट थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है, क्लास के एंड में बात करेंगे, अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको बेटा पहले डेली लाइफ में समझते हैं, फिर इसको केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये देखिए, वो जो फैमिली के बारे में हमने बात करी थी ना, जिसका सबसे छोटा कौन सा था बच्चा था, 2 ईयर ओल्ड वाला,
बट उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था। ठीक, उसी फैमिली में इस 2 ईयर ओल्ड से कोई बड़ा बच्चा है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी एज है 23 ईयर ओल्ड, और जो भी पर्सन 23 ईयर ओल्ड होगा उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो ये वो पर्सन है, इस फैमिली का वो पर्सन है जो सबसे छोटा भी है और इंडिपेंडेंट भी है, सबसे छोटा भी है और इंडिपेंडेंट भी है, ये मॉलिक्यूल है ना। और ये कौन है? उस फैमिली का सबसे छोटा है, चाहे इंडिपेंडेंट हो या ना हो, ये एटम है। ये समझाने के लिए सिर्फ एक डेली लाइफ में समझाया गया, अभी केमिस्ट्री में भी इसको अप्लाई करेंगे। जैसे और देखते हैं, कोई दूसरी फैमिली देखते हैं, ये कोई आपके गली मोहल्ले में फ्रेंड की फैमिली है कोई भी, ये कोई और फैमिली थी, ये कोई और फैमिली है। इसमें सबसे छोटा पर्सन जो है वो 26 ईयर ओल्ड है। आपको पता है सबसे छोटा भी यही है और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। क्या एटम भी यही है एंड मॉलिक्यूल भी यही है? सबसे छोटा भी यही है और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल आर सेम। यहां पर एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंट है, यहां पर एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंट है। ठीक, कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग होगा, कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका एटम और मॉलिक्यूल सेम होगा। क्या ये आपको क्लियर है बेटा? नोट्स कैसे बनाए? मैं नोट्स ही तो बना रहा हूं बेटा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। इशिता बता रहे हैं S8 के बारे में भी, जस्ट वेट ए सेक। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब यार अपने लिए सारे काम कर सकता है, ये नेचर में पाया जाता है, लाइक H2 पाया जाता है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस अब चैट बॉक्स को जो है, ठीक है, चैट बॉक्स को अब मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, और अब पढ़ना आगे शुरू करिए। ठीक है, अब इसको केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करें, क्या हाइड्रोजन का सबसे छोटा, हाइड्रोजन का सबसे छोटा यही है ना, दैट इज H, ये रहा उसका एक एटम, बट इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नेचर में ऐसा नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है नेचर में? ये रहा H2, H2, ये हाइड्रोजन का क्या है? एक मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग है, एग्रीड? ठीक, अच्छा, क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज एटम्स। कितने एटम्स हैं? एक H का मतलब है एक एटम, तो H2 में कितने एटम्स होंगे? सर 2 एटम्स होंगे। ये कौन सी बताने वाली बात है सर, ये तो पता ही है। ठीक, तो हाइड्रोजन वो फैमिली है जिसका एटम अलग है, मॉलिक्यूल अलग है, एटम अलग है, मॉलिक्यूल अलग है। ठीक है, और बात करते हैं किसी और फैमिली के बारे में, किसी और एलिमेंट के बारे में। जैसे हम बात करेंगे हीलियम। क्या हीलियम का सबसे छोटा यही है, He, दिस इज वन एटम। और हीलियम नेचर में कैसे पाया जाता है? हीलियम नेचर में कैसे पाया जाता है? ठीक है सर, हीलियम में नेचर में ऐसे ही पाया जाता है, He की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हीलियम का एक एटम भी है और हीलियम का एक मॉलिक्यूल भी है। हीलियम का एक एटम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल सेम है इसके। वही है 26 ईयर ओल्ड वाली फैमिली है ये। ठीक, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा? जी 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 जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। बुक्स भी बेटा आज बताएंगे, बट क्लास के एंड में। अभी पढ़ ले। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई कैन सी इट, ठीक है, कि चैट में बहुत कम बच्चे जो है वो एक्टिव है। ठीक है, एंड बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी गुड यार, वेरी गुड। आई मस्ट कमेंड, मतलब कि पहला एफर्ट तो यही है। ठीक है, आपकी चैट की स्पीड बता रही है कि कितने ज्यादा बच्चे सीरियस हैं।
वेरी गुड, ठीक है। सिर्फ तभी चैट में बात करिए जब आपका टीचर आपसे बात करना चाहता हो, बाकियों को लगे रहने दीजिए, आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ डिक्रीज द स्पीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, जैसे सल्फर के बारे में बात करें, सल्फर का एक एटम कैसे लिखा जाएगा, सल्फर कैसे पाया जाता है नेचर में, ये ऐसे। तो सल्फर का जो वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर हैज एटम्स, कितने, दैट इज 8, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई है। अभी तक हम एलिमेंट तक ही सीमित थे, एलिमेंट पता है ना जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं। अब कंपाउंड्स में भी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन वही रहेगी, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन वही रहेगी, ठीक है। सबसे छोटा होना चाहिए और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है अलग अलग एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन करेंगे। लिख के देखते हैं तब ज्यादा समझ आएगा। जैसे ये देखिए NH3, ये क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है सर। इसके पास कितने एटम्स नाइट्रोजन के, इट हैज वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन का, कितने एटम है हाइड्रोजन के, दैट इज 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक एटम नाइट्रोजन का इसके अंदर, 3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एंड हैज अमोनिया हैज, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, अगर 1 एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4, कितना आ जाएगा, 4, ठीक। मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं आपको ताकि आप साथ साथ लिखते रहें, बट बाय चांस फिर भी अगर कहीं कुछ रह जाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि टीचर के साथ ही आप अगले पेज पे जाएंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हमें एटम पता चल गया, मॉलिक्यूल पता चल गया, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ये लिखा है बेटा मैंने ग्लूकोज, C6H12O6, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, इसके वन मॉलिक्यूल के अंदर बेटा कार्बन के एटम्स कितने हैं, कितने हैं कार्बन के एटम्स, दैट इज 6, दैट इज 6। बताइए इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने, हाइड्रोजन के एटम्स कितने, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज 12। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ओ लिख रहा हूं, ओ पता ही आपको, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है उससे, उसके एटम्स कितने हैं, दैट इज 6, ठीक। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 हैज टोटल एटम्स कितने बेटा, टोटल एटम्स कितने बेटा, कार्बन के कितने हैं 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 6, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। टोटल कितने आ जाएंगे 24, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 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 आगे मूव करते हैं। पूरी केमिस्ट्री में 3 ही तरह के पार्टिकल पढ़ने हैं जी आपने, एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, तीसरा कौन सा पढ़ना है, आयन। सर आयन क्या होता है, आयन होता है जो पार्टिकल चार्ज होता है, जो पार्टिकल चार्ज होता है, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन से 2 तरह के, एक कैटायंस, दूसरे एनायंस। सर ये कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तब क्या बनता है, कैटायंस। ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अगर लॉस हो जाए तब बनते हैं कैटायंस, ठीक है। सर एग्जांपल, जैसे बेटा H के ऊपर पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन का
कैटायन है, ठीक है, जैसे NH4 पॉजिटिव, इसका नाम होता है बेटा अमोनियम आयन, अमोनियम AMM आएगा, ONium, AMMONium, ठीक है। ये कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? लॉस होता है, ठीक। एनायंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। सर कैसे? जैसे Cl नेगेटिव, जैसे SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, इसका नाम है क्लोराइड आयन, इसका नाम है सल्फेट आयन, ठीक है। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का नाम H पॉजिटिव आयन ही है बेटा, हाइड्रोजन आयन ही बोलेंगे, उसे हाइड्रोजन का कैटायन बोलेंगे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है। हमें यह भी पता चल गया कि 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। तीनों पार्टिकल को आप याद कैसे कर लेंगे? आप याद कर लेंगे मेरे नाम से, माई नेम इज अमित महाजन, ठीक है। तो आप देखिए मैंने अमित में AMI को कैपिटल लिखा है, T को स्मॉल लिखा है, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए उनका मतलब है, जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए उनका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर 3 ही तरह के पार्टिकल पढ़ने हैं जी आपको, या तो एटम्स, या मॉलिक्यूल्स, या आयंस, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, ठीक, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटम्स के बारे में। हमें क्या क्या निकालना है? कितने प्रोटॉन है एटम के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन है, और कितने न्यूट्रॉन है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये मैं लिख रहा हूं x। सर व्हाट डू यू मीन बाय x? ये सिंबल है उस एलिमेंट का। हाइड्रोजन होगा तो ये H आ जाएगा, हीलियम होगा तो H ही आ जाएगा, क्लोरीन होगा तो Cl आ जाएगा, सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम यहां पर? नीचे Z, ऊपर A लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय x? क्या है? सिंबल। हाइड्रोजन है या हीलियम है या जो भी है, ठीक है। और बात करेंगे Z क्या है? सर Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। सर ये एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। अगर जैसे यहां पर लिखा हो लिथियम 3 7, यहां पर क्या लिखा है? ये बेटा 3 है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं इसको, दिस इज 3 एंड दिस इज 7। हाँ, ये जो 3 लिखा है, ये 3 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक। चलिए एटॉमिक नंबर तो पता चल गया। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है सर। यानी कि अगर लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, सर प्रोटॉन बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, ये क्या? दिस इज मास नंबर, दिस इज मास नंबर। सर ये मास नंबर होता क्या है? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। हाँ ये रहा मास नंबर। किससे लिखा है? ए से। किसके बराबर होगा? एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या मास नंबर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया? यस। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर है? यस। तो क्या मैं यहां पर एटॉमिक नंबर लिख सकता हूं? Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर है, ठीक है, दैट इज को क्या लिख सकता हूं? Z। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आ जाएंगे बेटा? अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो दैट इज A माइनस Z, A माइनस Z, ठीक, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, लिथियम 3, 7, क्या हम लोगों को एटॉमिक नंबर जो कि नीचे लिखा हुआ है उसको 3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मास नंबर उसको 7 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा उतने ही होते हैं जितना के एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज Z, दिस इज A, ठीक है। 3 आ गए, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी अभी बताया जस्ट पीछे, ये देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज मास नंबर कितना बेटा इसका? 7, एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 7 - 3 कम्स आउट टू बी कितना? 4, कितना? 4, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट बेटा शुरू से कराएंगे, आप टेंशन ना लें। बस इस टॉपिक के बाद ही वो मूवी की कहानी शुरू करने लगे, ठीक है। बस 5-10 मिनट का और वेट रखिए। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहा है कि सर क्या हमें मास नंबर याद करने पड़ेंगे? आंसर है नो, ठीक है। वो अलग बात है, जब तक 12th फिनिश होगी तब तक आपको अपने आप याद हो चुके होंगे, बट आपको नहीं याद करने। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। आप अपने दिमाग में यही रखिए कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको गिवन होगा, ठीक है, आपको गिवन होगा, आप ये सोच के चलिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। स्पीड कम कर दीजिए, बहुत अच्छे हो यार तुम लोग तो, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ बात हुई है किसके बारे में? बात हुई है एटम के बारे में बात हुई है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे ये रहा CO2, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपको गिवन होंगी, टेंशन मत लेना इसकी ना, इसकी टेंशन मत लेना। मतलब ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है कि सर ये गिवन नहीं होंगी तो क्या करेंगे, ठीक है। ये 12 लिखा हुआ है यहां पे, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, मैं जानता हूं, ठीक है, बट यही क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है जी, ठीक है। जेई एडवांस में, जेई मेन की बात भी नहीं कर रहा हूं, जेई एडवांस के बारे में बात कर रहा हूं, आईआईटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले CO2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे बताओ? क्या एक कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? सर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। कितना एटॉमिक नंबर है कार्बन का? 6, तो 1 × 6। सर 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि CO2 में सिर्फ एक कार्बन था ना। अगर 2 कार्बन होते तो 2 × 6 लिखता, 3 कार्बन होते तो 3 × 6 लिखता, 4 कार्बन होते तो 4 × 6 लिखता, बट CO2 में कितने हैं? सिर्फ एक कार्बन। प्लस ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन है कितने यहां पर? 2। CO2 में कितने हैं? 2। और एक ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? एक ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। क्या आ जाएगा ये? 22। कितना आ जाएगा? 22, ठीक। 16 + 6 कितना आ गया? 22, ठीक। अच्छा, अब सर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, एटम और मॉलिक्यूल बोला, आयन नहीं बोल रहा हूं मैं। चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 22। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 22, ठीक। हमने प्रोटॉन फाइंड आउट कर लिए और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? दैट इज न्यूट्रॉन्स। क्या फाइंड आउट करने हैं? न्यूट्रॉन्स। ये देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
क्या बेटा न्यूट्रॉन ऐसे ही फाइंड आउट करते थे ना? कैसे फाइंड आउट करते थे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 पता ना क्यों किया? क्योंकि CO2 के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है। प्लस ऑक्सीजन के बारे में बात करें, 16 माइनस 8, ठीक है, कितना आ गया? दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। ये भी बाय चांस कितना आ गया? 22। ये भी बाय चांस कितना आ गया? 22, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन यही रहा वो क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यही क्वेश्चन जेई मैं बता रहा था ना अभी कि जेई एडवांस में पूछा गया वो क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन था, वो यही क्वेश्चन था, ठीक है। और आंसर कितना आया था? अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, कितना आंसर आया था? 22। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है, जेई एडवांस में। बट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं दे देता हूं 5-7 सेकेंड। जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे। हाँ अब शुरू करनी है जी। अरे आप लोगों ने तो देख लिया है, मुझे कुछ छुपा के रखा हुआ था बट वो गलती से इमेज आगे चली गई तो आपने किसी आदमी को देख लिया जी लेटे हुए, ठीक है। अच्छा अब बताइए जी। थैंक यू। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फैन चला लो सर, गर्मी है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, गर्मी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाना। कभी सुना है कभी किसी गर्मी से किसी को कुछ हो गया? ऐसा थोड़ा होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, आप देख लिया जी, बच्चों ने फोटो देख ली है जी 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 जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी, ठीक है, जो आपने गलती से फोटो देख ली उसी के बारे में बात करनी है। नाम है महारथी का, ठीक है, क्या नाम है जी? अब जरा ध्यान से सुनिए। अरे बस करो, चैट में शुरू हो गए तुम लोग, हैं, बस करो बस करो बस करो ठीक है। हाँ जी, पो है, पो है, पो है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए, ये रहा जी हमारा, आपने भी मूवी में देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल मूवीज। इफ यू हैवंट वॉच्ड, आई विल सजेस्ट यू टू वॉच व्हेनेवर यू गेट अ फ्री टाइम, ठीक है। दैट इज कुंग फू पांडा का मेन कैरेक्टर, दैट इज पो, ठीक है, नाम हम सबने सुना हुआ है, ठीक है। एक्चुअली जो कुंग फू पांडा है ना, अगर जिन्होंने मूवी देखी होगी, ये ओल्ड चाइनीज स्टोरी है, ओल्ड चाइनीज, पुराने टाइम की, चाइनीज टाइम की कहानी है, जब पैसों का लेन देन नहीं हुआ करता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर का मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, कोई कुछ अपना सामान दे देते थे, दूसरे से कोई अपना सामान ले लेते थे, ठीक है जी। अब देखिए, इसकी जिंदगी का एक ही एम है, और वो एम क्या है? वो ये राजे बस है ना, कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी तरह दुखाए हो ना, ठीक है। कहने का मतलब बस खाने पीने पे ही पूरा ध्यान है, ठीक है। कुछ कुछ आप ही की तरह है आजकल जिंदगी में, है ना। आप लोगों का भी जब से लॉकडाउन चल रहा है बस इन्हीं बातों पे ध्यान है, ठीक है। 10th के पेपर कैंसिल हुए थे तो आप लोगों के जो चेहरे की खुशी थी वो मतलब कि बयान किए नहीं रुक पा रही थी, ठीक है। जी 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 जी, ठीक है। तो यही इसकी जिंदगी का एम है। अब जरा बेटा केमिस्ट्री में वापस आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में वापस आते हैं, ठीक है, जरा ध्यान सुनते हैं। एक्चुअली पो की जो कहानी है वो पुरानी चाइनीज टाइम की स्टोरी है। उस समय लोगों का यही मकसद है, आजकल तो हमारा क्या चलता है भाई, जीरो साइज होना चाहिए, पेट वेट ना दिखे। इनका टाइम अलग था। इनका टाइम क्या होता है, जो जितना खाता था, ठूसता था, खाना नहीं होता उसे ठूसना बोलते हैं, और अपना वेट जितना बढ़ा लेता था, लोग कहते थे भाई आदमी तो तू ही है यार, ठीक है, कितना बढ़िया फिजिक है, मोटा सा बिल्कुल, ठीक है। बाकी जो पतले पतले लोग होते थे उनकी जरा इज्जत उस समय थोड़ी कम ही थी, ठीक है। अब हुआ क्या, एक दिन खाता रहता है और इसका मेन मकसद यही है कि मैं अपना वेट बढ़ाऊं, मैं अपना वेट बढ़ाऊं, मास बढ़ाऊं, ठीक है। और क्योंकि पुराने टाइम की कहानी है, उस समय तक ऐसे वेइंग स्केल, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल नहीं होते थे। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल नहीं होते थे कि भाई जिसके ऊपर रखो और नीचे वेट आ जाए, जैसे आजकल होता है यार, आपको अपना मास जो है वो बड़े आराम से आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, 45 kg, 55, 65 जो भी आना होता है, ठीक है। बट पुराने टाइम में ये क्या है, ये पो के गांव में एक शॉपकीपर है,
ठीक है, मिस्टर एलिफेंट, ठीक है, इसकी अपनी शॉप है जिसमें ये लोगों को क्या करके देता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। लोग आते हैं कोई भी भार तुलवाने के लिए, ठीक है। एक तरफ ये वो उस सामान को रखता है, दूसरी तरफ ये रखता है ब्रिक्स को। किसको रखता है? ये ब्रिक्स को, तराजू में, ठीक है। और जब ये आपको पता ही है वेइंग बैलेंस बिल्कुल आमने सामने आ जाता है, फिर ये उनको उसका मास बता देता है कि 5 ब्रिक्स है कि 10 ब्रिक्स है कि 9 ब्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है। हाँ, जंबो एलिफेंट नाम रख दिया कई बच्चों ने, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, सुनिए आराम सुनिए, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, पो इसके पास आया, ध्यान से सुनिएगा, इसी को केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे बस 5 मिनट बाद, ठीक है। पो इसके पास आया, ठीक है, और यहां पर आके बैठ गया, ठीक। और इधर इसने ब्रिक्स रखनी शुरू कर दी, रखता गया रखता गया रखता गया रखता गया रखता गया। पता कितनी ब्रिक्स रखनी पड़ी? 50 ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स रखनी पड़ी? 50 ब्रिक्स। तब ये बैलेंस बिल्कुल बीच में आया, तब ये बैलेंस बिल्कुल बीच में आया, ठीक है। अब सुनो जरा क्या हमने समझा, क्या ध्यान से आप सारे लोग बताइएगा, क्या मास ऑफ पांडा जो हमारा पो है दैट इज 50 इंटू मास ऑफ 1 ब्रिक है? बोलो यस और नो। मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है। क्या मास ऑफ पांडा इज इक्वल टू 50 इंटू मास ऑफ 1 ब्रिक है? ठीक, मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपको पता चल जाएगा जी मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा और देखिए, क्या मैं इसी लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ पांडा डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, उसको उधर दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मास ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू 50। ये जो इधर मल्टीप्लाई था उसको उधर दूसरी साइड में ले जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, मास ऑफ पांडा डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू 50। क्या क्या ये रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब पता है ना, कंपेरेबल। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। रिलेटिव मास है पांडा का, रिलेटिव, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दे, रिलेटिव मास ऑफ पांडा, ठीक, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमने क्या किया, ऊपर मास पांडा का रखा है, नीचे मास ऑफ 1 ब्रिक रखा है, और दोनों को रख के 50 आया है। क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, पांडा इज 50 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू मास ऑफ 1 ब्रिक, एज कंपेयर टू मास ऑफ 1 ब्रिक, ठीक, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? हिमांशु ने पूछा मास ऑफ 1 ब्रिक 50 है क्या? नहीं बेटा, मास ऑफ 1 ब्रिक को 50 से मल्टीप्लाई किया मैंने। एक तरफ 50 ब्रिक्स आई थी, एक तरफ पांडा बैठा था, तो पांडा का मास क्या हुआ, एक ब्रिक से 50 टाइम्स। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए। अब देखिए, अब देखिए बेटा, इसको केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। जस्ट गिव मी ए सेक। टॉपिक का नाम है